हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं साइंस के यानी क्लास 10th के लिए साइंस के 50 मोस्ट वीपीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हमारा दोस्तों पहला जो टॉपिक स्टार्टिंग होगा वो होगा फिजिक्स से स्टार्टिंग यानी कि भौतिकी से स्टार्टिंग होगा। और भौतिकी में जो हमारा प्रश्न होगा 17 क्वेश्चन होगा। 17 क्वेश्चन है भौतिकी, ठीक है। अगले अगले देखते हैं भौतिकी में जो है फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। एक मिनट, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा एक नहीं आ रहा है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वो होती है धनात्मक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों। बताना है हमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। दोस्तों याद रखना है हमेशा जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या दर्शाता है। ओम का जो नियम है दोस्तों ये क्या दर्शाता है, भी बराबर आई आर, या भी बराबर आई बट्टा आर, या आर बराबर भी प्लस 1, या आई बराबर भी प्लस आर। दोस्तों याद रखना है ओम का जो नियम है दोस्तों हमें भी बराबर आई आर को दर्शाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि दर्शाता क्या है, ओम का नियम भी बराबर आई गुने आर, ठीक ना। इसको याद रखना है, ओम का नियम का सूत्र है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा सही। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे 50 MCQ जो कि 10th एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो आप लोग पूरा जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, बताना है हमें। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, या 3600 जूल, या 1000 जूल। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इसको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। ये किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, या सभी पर। दोस्तों ये लंबाई पर भी निर्भर होता है, उसके बाद क्षेत्र पर भी निर्भर होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, यानी कि तीनों यहाँ पे सही है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी के साथ, यानी कि तीनों पर निर्भर होता है, यानी कि डी नंबर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई क्या होता है, टेस्ला, न्यूटन, जूल, या वाट। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा इकाई होता है वो होता है टेस्ला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ए के साथ चलते आगे हम लोग। देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है हमें बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत धारा के औष्णीय प्रभाव पर, या धारा पर चुंबकीय बल पर, या स्थिर विद्युत पे। दोस्तों विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो आधारित है धारा के चुंबकीय बल पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे 100% सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या कोई नहीं। दोस्तों उत्तल निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस की सहायता से जो है ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा है अपवर्तन किस कारण से होता है। अपवर्तन का मतलब क्या कारण है हमको वो बताना है। ऑप्शन है हमारा प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता, ताप, या दाब। दोस्तों अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर हमारी ए यहाँ पे सही हो गया दोस्तों।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार। देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर वी आई, P बराबर वी बाई आई, या P बराबर आई बट्टा आर, या P बराबर आर बट्टा आई। दोस्तों विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर वी आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे, कि घरेलू उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं। घरेलू जो उपकरण होते हैं वो किस संयोजन में जुड़े होते हैं, श्रेणीक्रम, समांतर क्रम, मिश्रित, या कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संयोजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमें यह बताना है कि घर के जो उपकरण होते हैं वो कौन से संयोजन में जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में बी हमारा 100% राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 220 वोल्ट का अर्थ क्या होता है, अधिकतम वोल्टेज, औसत वोल्टेज, आरएमएस मान, या न्यूनतम वोल्टेज। दोस्तों जो 220 वोल्ट का मान होता है या अर्थ होता है वो होता है आरएमएस मान। आरएमएस मान होता है इसका अर्थ। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्यूज का कार्य क्या है, धारा बढ़ाना, धारा घटाना, सुरक्षा करना, या वोल्टेज बढ़ाना। फ्यूज का कार्य क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो फ्यूज का जो कार्य होता है वो होता है सुरक्षा करना, यानी कि सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, और इसको VBI कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, आभासी और छोटा, बड़ा। तो याद रखना है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, जूल, कुलाम, ओम, वोल्ट। तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है कुलाम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, बिना बातचीत किए हुए। देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पे, रेटिना पे, पुतली पे, या लेंस पे। तो दोस्तों याद रखना है मानव के नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अब जो है हम देखेंगे रासायनिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते थे, और दोस्तों खासकर 10th एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल। देखिए हमारा सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, उत्पाद, अभिकारक, तत्व, या मिश्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो जो जंग लगना है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जंग लगना। ठीक है चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए pH मान का 7 क्या दर्शाता है। pH मान में जो 7 है वो क्या दर्शाता है, तो वो उदासीन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उदासीन वस्तु को दर्शाता है pH मान जिसमें 7 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अम्ल का जो स्वाद होता है याद रखना आपको, अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों हम लोग। देखिए साबुन का स्वभाव क्या है। साबुन का स्वभाव क्या है दोस्तों, तो साबुन का जो स्वभाव है वो होता है क्षारीय। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिना बातचीत किए हुए क्षारीय होता है साबुन का स्वभाव। अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कीजिएगा सेशन को, और नई चैनल को सब्सक्राइब किए तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या हमारा, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धुलाई का सोडा, यानी कि धुलाई वाला सोडा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको VBI। जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, वो होता है H2O। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो गया।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? तो आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ही नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है दोस्तों? तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी है जो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, बिना बातचीत किए हुए। देखिए, एथेन का सूत्र क्या है? एथेन, एथेन का सूत्र क्या है? एथेन, तो एथेन का CnH2n+2 ये होता है फार्मूला। इसे बैठाएंगे हम लोग। एथेन का वैल्यू क्या होता है? 2 नंबर होता है, इसलिए इसमें 2 बैठा दीजिए। तो C2 किस में? ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, और ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूज हो गया। दोगुना से 2 अधिक है यहाँ पे। देखिए, किस में दोगुना से 2 अधिक होता है? तो CnH2n+2 करेंगे तो दोगुना से अधिक, यानी कि C2H6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो गया। चलते अगले सवाल की ओर। अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनता है दोस्तों? अम्ल प्लस क्षार के अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लवण और जल बनता है। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलती है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलती है दोस्तों? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को इसको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ तक आप लोग एक बार सेशन को लाइक कीजिए, नहीं किए तो जाइए एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे पहली बार आया है तो। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? बताना है हमें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो थे जे थॉमसन साहब ने किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताना है हमें कि सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पीएच स्केल का मान कितने अंक तक होता है? पीएच स्केल का जो मान है वो कितना तक का होता है दोस्तों? वो होता है जीरो से लेके वो होता है 14 तक। तो किस ऑप्शन में 0 से लेके 14? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा क्या है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है दोस्तों? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अप्रूप है। तो कार्बन हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है विज्ञान से, जीव विज्ञान से। अगला सवाल हमारा होने वाला है बायोलॉजी से दोस्तों। बायोलॉजी से हम लोग 10th एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाए हुए हैं आज। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो सभी को पता होना चाहिए कि मानव के हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का लाल रंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम जो है डेक्सोराइबोज न्यूक्लियस एसिड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग फिर अगले सवाल की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन का भी बहुत बार पूछा जाने की संभावना होती है, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा ताकि ए नंबर यहाँ पर सही है। हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में शोषण कहाँ होता है? पौधों में शोषण कहाँ होता है दोस्तों? तो केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में, या केवल तने में? तो सही भागों में। तो सही भागों में होता है पौधों में शोषण। ऑप्शन हम यहाँ पे सी के साथ जाएंगे और सी सही हो जाएगा। ठीक है,
सभी भागों में से जो है पौधे में श्वसन की क्रिया होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है दोस्तों? तो मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 है, ठीक है ना। गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 46, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जननांगों का विकास किस हार्मोन से होता है? जननांगों का जो हार्मोन हार्मोन का विकास किस किस हार्मोन से होता है दोस्तों? तो जननांगों का विकास टेस्टोस्टेरोन से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जननांगों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है 100%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो मुख से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुख से जो है पाचन की क्रिया शुरू होती है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सॉरी कहाँ गया? सॉरी यहाँ से देखिए। हाँ, टीकाकरण किससे बचाता है हमें? टीकाकरण किससे बचाता है दोस्तों? तो वो जो है टीकाकरण हमें रोग से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। रोग से जो है हमें टीकाकरण बचाता है, इसलिए हम लोग जो समय समय पर किसी किसी चीज़ का जो है टीकाकरण लेते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही था। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों मलेरिया एक फैलने वाला रोग होता है, और ये किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया का फैलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हमारा अभी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पादप हार्मोन क्या है? या पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इंसुलिन जो है पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे हम लोग यहाँ पे बी सही हो गया हमारा। देखिए, रिफ्लेक्स क्रिया किससे संबंधित होती है? रिफ्लेक्स क्रिया किससे संबंधित होती है? तो वो होती है मेरुरज्जु से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, मेरुरज्जु से संबंधित होती है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानव में श्वसन गैस का विनिमय कहाँ होता है? मानव में श्वसन गैस का विनिमय कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है श्वास नली में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। श्वास नली में जो है गैस का विनिमय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक जो है मेंडल को माना जाता है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक माना गया है, कहा गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हम लोग बीजांड कहाँ पाया जाता है? बीजांड जो है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है पुंकेसर में पाया जाता है बीजांड, ठीक ना। पुंकेसर में बीजांड जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। बीजांड कहाँ पाया जाता है? तो पुंकेसर में। चलते हैं आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जीवों का वर्गीकरण किसने किया? जीवों का वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? तो वो थे हमारे लीनियस साहब जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये था हमारा आज का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा एक बार लाइक कीजिएगा, अगर नहीं किए तो कैसा लगा आपको सेशन इसको कमेंट में तो बताइएगा ही ज़रूर। अगर आप पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय।